प्रमोद नाम का एक आदमी अपनी पत्नी शिल्पा के साथ भोपाल नाम के शहर में रहता है। प्रमोद और शिल्पा को एक चिंटू नाम का बेटा होता है। उन दोनों को घूमने फिरने का बहुत शौक रहता है। एक दिन प्रमोद और शिल्पा दोनों शिमला जाने का प्लान करते हैं। अरे ओ होम मिनिस्टर, अब चलो भी जल्दी, बस निकल जाएगी तो शिमला टूर यहीं पे करना पड़ेगा। और वैसे भी मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं दोबारा टिकट निकाल सकूं। हाँ हाँ प्रधानमंत्री जी, अब मेरा मुंह मत खुलवाओ। आपका कितना पैसा है और वो कहाँ पे है, इसकी सारी जानकारी है मुझे। अरे वाह, तू तो साक्षात देवी निकली रे। पापा पापा, अब देर आप ही कर रहे हो। ये बस निकल गई तो ठीक 4 घंटे बाद बस है, फिर क्या करोगे? ओ चीफ मिनिस्टर, अपने बाप को ज्ञान मत दे, समझा? अब निकल, हम आ ही रहे। जल्दी से प्रमोद और उसका परिवार अपना बैग भर के भोपाल से शिमला जाने वाली बस में बैठ जाते हैं। तभी वहां पर टिकट कंडक्टर आता है। बोलो टिकट, टिकट, बोलो भाई टिकट, टिकट टिकट, बोलो टिकट, बोलो टिकट। अभी तो बोला टिकट। यहाँ पर मैं जोक कर रहा हूँ क्या? जहाँ पे जाना है वहाँ की टिकट बोलो। अरे तो ऐसा साफ साफ बोलो ना, मुझे लगा मुंह से टिकट टिकट बोलना है। क्या कंडक्टर भाई, फालतू में टाइम वेस्ट किया। भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बड़ी गलती हो गई। अरे जाओ, माफ कर दिया। 3 शिमला की टिकट दे दो। ठीक है, 200 रुपये दीजिए। ये लीजिए। प्रमोद टिकट लेता है। तभी उसके बाजू वाली सीट पर बैठी एक औरत प्रमोद की तरफ देखकर हंसते हुए कहती है, आप बहुत फनी हो। अरे मैडम, ऐसा है ना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, इसलिए ना हंसते रहिए। ओ शायर, ज्यादा शायराना मत बनिए। शिमला से वापस आपको घर ही आना है, उसके साथ स्विट्जरलैंड नहीं जाना। सारे पैसेंजर जोर से हंस पड़ते हैं। तभी उनका बेटा चिंटू कहता है, पापा पापा, क्या ये आंटी भी कोई तितली है क्या? अरे नालायक, चुप हो जा। क्या कहा बेटा, जरा मुझे भी बताओ। अरे माँ, उस दिन जब मैं पापा बाजार गए थे तब वहाँ पे भी एक ऐसी आंटी मिली थी और पापा ने उसे अच्छे से बात भी करी। जब मैंने पापा से पूछा कि ये आंटी कौन है, तब पापा ने मुझे बोला कि वो एक तितली है। अरे चुप रहे मेरे बाप, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर शिल्पा प्रमोद की तरफ गुस्से से घूर घूर के देखती है। कोई पैसेंजर मोबाइल में व्यस्त रहते हैं तो कोई आपस की बातचीत में। तभी अचानक चलते चलते बस बंद पड़ जाती है। ये देखकर शिल्पा प्रमोद से कहती है, सही कहा था जी आपने। क्या कहा था मैंने? अरे यही, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ड्राइवर साहब, क्या हुआ? बस चलते चलते बीच रास्ते में ही बंद हो गई। सब ठीक तो है? भाई साहब, बस का टायर पंक्चर हो गया है। अरे क्या हुआ भाई? शायद एक टायर पंक्चर हो गया है, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। सब लोग बस ठीक होने की राह देखते रहते हैं। तभी कंडक्टर ड्राइवर से पूछता है, अरे हुआ कि नहीं ठीक? थोड़ा सब्र करो, मैं अभी ठीक कर रहा हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद कंडक्टर ड्राइवर से पूछता है, अरे अभी हुआ कि नहीं ठीक? अरे अभी ठीक कर देता हूँ यार। अरे क्या यार, अभी तक तेरा टायर ठीक ही नहीं हुआ। कब से सुन रहा हूँ अभी ठीक कर देता हूँ, अभी ठीक कर देता हूँ। तू रहने दे यार, तुझसे ना हो पाएगा। लेकिन फिर से ड्राइवर कहता है, अभी ठीक कर देता हूँ, जिस पर सारे लोग हंस पड़ते हैं। आखिरकार आधे घंटे के बाद बस ठीक हो जाती है। तब प्रमोद फिर से कहता है, अरे जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तभी अगला बस स्टॉप आता है और वहां पर प्रमोद के बाजू वाली औरत उतर जाती है। प्रमोद ये देखकर कहता है, जरा संभल कर जाइए, बहुत रात हो गई है, कहो तो मैं छोड़कर आऊं। जी नहीं, वैसे आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पति मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। ये सुनते ही सारे बस के लोग जोर से हंस पड़ते हैं। लेकिन तभी एक औरत बस में चढ़ती है और उसे देखकर प्रमोद फिर से कहता है,
जिंदगी एक सबर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। प्रमोद की पत्नी शिल्पा प्रमोद की तरफ फिर से गुस्से से देखने लगती है और प्रमोद शिल्पा को देखकर अपना मुंह छुपा लेता है। एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक का नाम रमेश और दूसरे का नाम सुरेश था। दोनों अच्छे दोस्त थे, साथ में बड़े हुए थे और साथ में घूमते थे। एक दिन दोनों बाजार से जा रहे थे। अरे सुरेश, क्या तुम्हें भूख लगी है? हाँ रमेश, मुझे भूख लगी है। तो चलो चने खरीदते हैं। लेकिन रमेश, मेरे पास उतना पैसे नहीं है। अरे कोई बात नहीं, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। तो फिर हम चने कैसे खरीदेंगे? एक काम करते हैं, हम दोनों आधे आधे पैसे निकालते हैं और चने खरीदते हैं। ठीक है। दोनों पैसे निकालते हैं और चने खरीदते हैं। चने लेने के बाद रमेश बस थोड़े से ही चने सुरेश को देता है। अरे रमेश, ये क्या बात है? तुमने ज्यादा चने लिया और मुझे बस थोड़े ही दिया, जबकि हमने आधे आधे पैसे निकाले थे, तो हिस्सा भी बराबर होना चाहिए ना। अरे सुरेश, जो तुम कह रहे हो ठीक है, पैसे आधे आधे निकाले, लेकिन ये सुझाव तो मेरा ही था ना, इसलिए मैंने ज्यादा चने लिए। लेकिन ये तो बहुत गलत है, सुझाव के भी कोई पैसे लेते हैं भला। ये बात करके दोनों भी चने खाते हुए घर चले जाते हैं। फिर एक दिन रमेश एक व्यापार का सुझाव लेकर सुरेश के पास आता है। अरे सुरेश, मुझे एक व्यापार करने का सुझाव तुम्हें बताना है, क्या तुम सुनना चाहोगे? हाँ हाँ रमेश, बताओ, मुझे सुनना चाहूंगा। तो सुनो, हम दोनों मिलके एक ब्रेड पकौड़ा का ठेला गांव के चौराहे में लगाते हैं। इस व्यापार में कम लागत और ज्यादा मुनाफा है। अच्छा, ये सुझाव तो मुझे भी अच्छा लगा। ठीक है, बताओ, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बस हम दोनों मिलके पैसे इकट्ठा करते हैं, एक ठेला, साथ साथ जो चीजें लगेगी वो खरीद लेते हैं, और हर महीने जो मुनाफा आएगा उसे बराबर के हिस्से में बांट लेते हैं। ठीक है। और दूसरे ही दिन ब्रेड पकौड़ा का ठेला गांव के चौराहे में लगाते हैं। ले लो, ताजा ताजा गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़ा खा लो। आओ, एकदम फ्रेश है, अभी अभी गर्मा गर्म निकाला है, ताजा ताजा ब्रेड पकौड़ा है, खा लो। कुछ ही दिनों में दोनों अच्छा रुपया कमा लेते हैं। फिर महीने के आखिर में रुपए का हिस्सा बराबर बांटने की बारी आती है। अरे रमेश, अब हम पूरा रुपए गिन लेते हैं और बराबर आधा आधा हिस्सा बांट लेते हैं। अरे सुरेश, आज का कमाया हुआ 5,300 रुपए हुआ है, बाकी का घर में रखा है। अरे सुरेश, मैं इस रुपया में ज्यादा हिस्सा लूंगा। भला तुम इसमें ज्यादा हिस्सा क्यों लोगे, जबकि हम दोनों ने साथ में बराबर काम किया और पैसे भी आधा आधा निकाला। वो सब ठीक है, लेकिन इस व्यापार का सुझाव या आइडिया तो मेरा ही था ना, तो आइडिया का मेरा होना मेरी ज्यादा हिस्सेदारी बनाता है। नहीं रमेश, तुम ये गलत बात कह रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, एक काम करते हैं, गांव के जंगल में एक वृक्ष पर वृक्ष देवता रहते हैं, हम उनके पास जाकर उनसे पूछते हैं कि मुझे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए या फिर नहीं। ये सब करने की क्या जरूरत है, लेकिन फिर तुम कहते हो तो चलते हैं। ब्रेड पकौड़ा का ठेला बंद करके दोनों अपने अपने घर जाते हैं। लेकिन घर में आने के बाद सुरेश सोचता रहता है कि रमेश बहुत ही चालाक आदमी है। इसके पहले भी रमेश ने चने खरीदते वक्त सुझाव के नाम पर ऐसा ही किया था और मुझे चने कम दिए थे। मुझे कल ध्यान रखना पड़ेगा। हे वृक्ष देवता, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? कौन मुझे पुकार रहा है? कौन हो तुम बालक, और मैं तुम्हारी कैसे सहायता कर सकता हूँ? हे वृक्ष देवता, ये मेरा मित्र है। हम दोनों ने कुछ दिन पहले एक व्यापार शुरू किया था, जिसमें हमें काफी फायदा हुआ है। अब जब हिस्सेदारी की बात आई है, तो मैंने मेरे मित्र को मुझे ज्यादा हिस्सा देने की बात कही है, लेकिन ये मना कर रहा है। लेकिन तुम्हें ज्यादा हिस्सा क्यों चाहिए? वो इसलिए वृक्ष देवता, क्योंकि ये व्यापार मैंने सुझाया था, इसका जो आइडिया था वो मेरा था, इसलिए। फिर तो सही कह रहे हो। सुनो बालक सुरेश, तुम्हें ज्यादा हिस्सा रमेश को देना पड़ेगा, यही सही रहेगा, क्योंकि रमेश ने इस व्यापार का सुझाव दिया था। सुरेश थोड़ा सोच में गिरता है। जब रमेश ने मुझे वृक्ष देवता से मिलवाया, तब उसने मेरा नाम नहीं बताया। फिर इस वृक्ष देवता को कैसे पता कि मेरा नाम सुरेश है? जरूर दाल में कुछ काला है।
मुझे कुछ करना होगा। सोचने के बाद सुरेश कुछ पत्ते और लकड़ियां जमा करके वृक्ष देवता के नीचे जलाने लगता है। अरे बचाओ, आग आग, कोई बचाओ मुझे, मैं जल रहा हूँ। अरे रमेश, ये वृक्ष देवता तो आदमी की जैसे बात कर रहा है और इसे जलन भी महसूस हो रहा है। मुझे नहीं पता सुरेश, ये क्या हो रहा है। ऐसा बोलकर रमेश के चेहरे का रंग उड़ जाता है और उतने में ही रमेश के पिताजी उस वृक्ष से नीचे गिरते हैं। क्यों रमेश, तो ये है तुम्हारे वृक्ष देवता। अच्छा काम कर रहे हो तुम। मुझे फंसाना चाहते हो, मुझे बेवकूफ बनाकर ज्यादा हिस्सा लेना चाहते हो, क्यों? मुझे माफ करो सुरेश, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। दरअसल ये मेरे पिताजी है और मैंने इन्हें ऐसे करने के लिए कहा था। हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं। देखो रमेश, इससे पहले भी तुमने मेरे साथ ऐसे ही किया था, लेकिन तुम मेरे मित्र हो समझ के मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। लालच बहुत बुरी बला होती है मित्र, ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करना। सुरेश उसे माफ कर देता है और वे दोनों अच्छे से व्यापार करने लगते हैं। नालंदा नाम के एक गांव में भोलू नाम का एक आदमी रहता था। भोलू सिर्फ नाम का भोलू था, लेकिन दिमाग से वो बहुत तेज था। वो काम नहीं करता था। उसके पिताजी भी उससे कुछ काम करने के लिए हमेशा कहते रहते, लेकिन वो कहता है कि पिताजी, मुझे किसी के पास काम नहीं करना, बल्कि खुद का एक होटल लगाना है। लेकिन भोलू के इस बात पर उसके पिताजी कहते हैं, अरे बेटा, इतने रुपए मेरे पास नहीं है, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। एक दिन भोलू सोच रहा था कि किसी भी तरीके से कुछ रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा, जिससे कि उसका होटल शुरू हो जाए। वो अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, हमारी जो जमीन है वो पूरी बंजर हो चुकी है, उसमें कोई अनाज भी नहीं उगा सकते और ना ही कोई उसे खरीदना चाहता है। उसके पिताजी उससे पूछते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो बेटा? भोलू कहता है, पिताजी, अगर आप उस खेत की पावर ऑफ अटर्नी मेरे नाम कर देंगे तो उसे मैं बैंक में गिरवी रखकर कुछ लोन ले सकता हूं, जिससे मिले रुपए से मैं अपना ब्रेकफास्ट का होटल शुरू कर सकता हूं। उसके पिताजी भी भोलू की इस बात को मान जाते हैं और पावर ऑफ अटर्नी भोलू के नाम कर देते हैं। भोलू दूसरे ही दिन बैंक में जाकर लोन लेता है और अपना होटल शुरू करता है। भोलू होटल तो शुरू करता है, लेकिन उसके सामने जो होटल होता है उसकी वजह से उसका होटल कुछ खास नहीं चलता। वो एक तरकीब लगाता है और अपने होटल में एक स्कीम शुरू करता है। वो होटल के बाहर एक मेनू बोर्ड लगाता है, जिसमें होटल के खाने के रेट बहुत ही कम लिखे होते हैं। ये देखकर लोग उसके होटल में खाने के लिए टूट पड़ते हैं और इस बात से सामने का होटल वाला उसे बात करने के लिए भोलू को बुलाता है। देखो भोलू, ये होटल तुम बंद कर दो, मैं तुम्हें अपने होटल में काम देता हूँ और पगार भी 20,000 रुपये मैंने दूंगा। ये सुनकर भोलू उससे कहता है, अरे सेठ, इससे तो अच्छा तुम मेरे होटल में काम करो, मैं 50,000 रुपये दूंगा। ये सुनते ही दूसरा होटल मालिक अपना पैर का जूता निकाल के भोलू को फेंक के मारता है, लेकिन भोलू उस जूते को पकड़कर वहां से भाग जाता है और उस जूते को अपने होटल के मेन गेट पर टांग के रखता है, जिसकी वजह से उसके होटल में और भी भीड़ बढ़ने लगती है और धंधा अच्छा चलने लगता है। दूसरे दिन भोलू के सामने वाले होटल का सेठ भोलू से अपना जूता वापस मांगने आता है, लेकिन भोलू उसे देने से मना करता है। वो कहता है, नहीं नहीं, मैं ये जूता आपको वापस नहीं दूंगा, क्योंकि जब से मैंने ये जूता यहाँ पे टांग के रखा है तब से मेरा होटल और भी चलने लगा है। आप चाहे तो मैं आपको दूसरा जूता खरीद के दूंगा। भोलू अपने काम में लग जाता है, तभी वो देखता है कि उसका मैनेजर भोलू के ही होटल में खाना खा रहा होता है। सेठ उससे पूछता है, अबे तू मेरे लिए काम करता है और भोलू के होटल में खाना खाता है? उसका मैनेजर उससे कहता है, सेठ जी, आपका होटल बहुत महंगा है, मेरी पूरी पगार तो आपके होटल में खाना खाने में ही चली जाती है, सोचिए मेरे फ्यूचर का क्या होगा। सेठ उससे पूछता है कि तू मेरी तरफ है या उसके तरफ? उसका मैनेजर भोलू की तरफ उंगली दिखाकर कहता है, मैं तो आपकी तरफ ही हूं। सेठ पूछता है, यह कैसा मेरी तरफ है? मैनेजर कहता है, उंगली उसके तरफ है सेठ जी, लेकिन दिल आपकी तरफ।
इस बात से सेठ चिढ़ जाता है और मैनेजर को कहता है, तू अब मार खाएगा मेरे हाथ से। मैनेजर हंसता है और कहता है, सेठ जी आप सठिया गए हैं, और भाग जाता है। दूसरे दिन सेठ अपने होटल में नया मेनू बोर्ड लगाता है जिसमें सारे खाने के दाम भोलू के होटल से बहुत कम होते हैं। ये देखकर सारे लोग सेठ जी के होटल में खाना खाने लगते हैं। भोलू ये देखकर समझ जाता है कि उसे जल्दी से कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो उसका होटल जल्दी बंद हो जाएगा। दूसरे दिन सेठ होटल में आता है। सेठ बहुत खुश होता है, उसे लगता है कि उसकी ये तरकीब काम कर गई। लेकिन जैसे ही वो अपनी कार से उतरता है वो देखता है कि भोलू के होटल के सामने लंबी लाइन लगी होती है। सेठ अपने मैनेजर से पूछता है, ये सब क्या है? भोलू के होटल के सामने इतनी लंबी लाइन क्यों है? मैनेजर सेठ जी को बताता है, ये लोग खाना खाने के लिए लंबी लाइन में इंतजार कर रहे हैं। जो लोग खाना खा रहे हैं उनका होने के बाद वो उठेंगे, तभी ये लाइन में खड़े लोग बैठेंगे। सेठ जी पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? तब मैनेजर सेठ जी को होटल के सामने लगा हुआ बोर्ड दिखाता है जिसमें लिखा होता है, भाइयों और बहनों, आओ और पेट भर के खाना खाओ, जब जी में आए चुकाओ या मत चुकाओ। इस तरह से सेठ जी अपना सर पकड़ कर बैठते हैं और अपना होटल बंद कर देते हैं।